चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मेरे पापा आप सभी दीदी और भैया लोगों को वेक्टर एनालिसिस पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़िए वेक्टर एनालिसिस। अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा जी आइए और दीदी भैया लोगों को पढ़ाइए। थैंक यू बेटा, एक बार फिर से मेरे को कॉल करने के लिए और मेरे लिए यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो बच्चों, आप सभी का मेरे बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेक्टर एनालिसिस। तो ठीक है, आप हमको जो है पढ़ाने दीजिए। हाँ, तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में कि हम में दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मैटर करता है। और जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप लोग सभी लोग पढ़ने जाते हैं। ठीक है, पढ़ने जाते हैं तो आप कोई स्कूल पढ़ने जाते होंगे और कोचिंग भी जाते होंगे। उसके बाद तो क्या होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि हमको स्कूल की ओर जाना है। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन आपका जो है ये है कि लक्ष्य जो है स्कूल है। यानी कि आप डायरेक्शन आपका बिल्कुल साफ साफ है कि मुझे स्कूल की तरफ जाना है। लेकिन अब सपोज करिए कि आपको देखना है क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच देखने में डायरेक्शन नहीं आता। आप क्रिकेट मैच अपने घर की टीवी पे भी देख लोगे, आप जो है मोबाइल पे देख लोगे, मोबाइल ऐप पे देख लोगे, इंटरनेट के माध्यम से देख लोगे। इसमें डायरेक्शन नहीं। आपका मतलब है कि हमको क्रिकेट मैच देखना है, चाहे हम कहीं से भी देख लें। लेकिन स्कूल जाने के केस में ये होता है कि हमको स्कूल वहां पे जाना है जहां पे हमारा स्कूल है। तो यहाँ पे आता है डायरेक्शन। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, तो नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल साफ साफ इसका लैंग्वेज है। द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction is known as vector quantity. Known as vector quantity. ठीक है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन, इम्पल्स, ठीक है, मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हमारी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जब भी आप पढ़ेंगे, मैं फिर से वही एक बार बता रहा हूं, जब कभी भी आप फिजिक्स को कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखिएगा तीन चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी होंगी। सबसे पहले उसका लिखा होगा कि वो उसकी यूनिट लिखी होगी नई फिजिकल क्वांटिटी की। फिर उसके बाद उसका डायमेंशन लिखा होगा और फिर उसके बाद लिखा होगा कि वो वेक्टर है या स्केलर है। और आपका ये फर्ज होगा कि जब भी आप किसी नई फिजिकल क्वांटिटी या नए चैप्टर को पढ़ेंगे और किसी नई डिफिनेशन को पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सब क्लियर देख लीजिए कि उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है और वो वेक्टर है या स्केलर है। अगर आप ऐसा करते चलेंगे साथ साथ में तो आपके लिए फिजिक्स थोड़ी सी इजी हो जाएगी, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और इसमें से बहुत सी वेक्टर क्वांटिटी वो बीच बीच में आता रहेगा, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जो होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो होती है द फिजिकल क्वांटिटी
which has only magnitude known as scalar quantity। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जैसे कि होता है हमारा एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट, पोटेंशियल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, कभी भी ये नहीं होता कि टेम्परेचर हमारा इस डायरेक्शन में इतना बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, वो एक चीज है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब एक मीनिंग होती है, एरिया हमारा इतना बड़ा इतना छोटा, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। और ये यहाँ पे इस तरीके से हमें पहचानना भी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, और हम उसका रूल्स भी लगा देंगे। तो ये हमारी हुई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं, नियम होते हैं इसको जोड़ने के, सब्सट्रैक्ट करने के, और इसका जो है मल्टीप्लीकेशन या जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, उसको करने के लिए। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज करिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको अपना, या आपके घर वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि आपको अपना मकान बनाना है। ठीक है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप खरीदोगे एक जमीन। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक जमीन खरीदने के लिए प्लानिंग की और उस जमीन को ले लिया। सपोज करिए आपने जमीन ली 1500 स्क्वायर फीट एरिया की। ठीक, आपने 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जमीन ले ली और उस पर आप अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 1500 स्क्वायर फीट। ठीक, ये हमारा एक चीज होगा। जो एरिया है वो आपके प्लॉट का एरिया, मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, अब दूसरे डायरेक्शन में, अब ये एक बात हो गई हमारी। अब दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। सपोज करिए एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, बॉडी मूव कर रही है और वो जो है 10 न्यूटन के फोर्स से मूव कर रही है। एक बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, उसकी तरफ से मूव कर रही है। दो चीज हो गई, और ये फोर्स होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बड़ा सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं। फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हमने घर बनाने के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करी, थोड़ा नक्शा बनवाया, थोड़ा मटेरियल और बजट सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि हमारे पास जो बजट है उसमें थोड़ा सा बड़ा मकान बनवा लें, तो मकान भी अच्छा बनेगा और जगह भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपने फर्दर क्या डिसाइड किया कि जो है 1500 स्क्वायर फीट है, हम इसमें 1500 स्क्वायर फीट का और प्लाट ले लें इसके बगल में, तो क्या होता है कि हमारा मकान अच्छा बन जाएगा। तो आपने क्या किया कि इसके बगल में थोड़ी सी जगह खाली थी और यहाँ पे आपने 1500 स्क्वायर फीट का जो है प्लाट और ले लिया। ठीक, इतना प्लाट और ले लिया, तो अब आपका क्या हो गया? 15 + 15 3000 स्क्वायर फीट का प्लाट आपके साथ अवेलेबल हो गया। ठीक, ये यहाँ पे एक केस हुआ। दूसरा, इस साइड में क्या हुआ कि भाई ये बॉडी मूव कर रही थी, इसको थोड़ा सा जल्दी जाना था या कम जाना था। ठीक है, तो क्या किया गया कि सोचा कि चलो इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स और लगा दें। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे या धीरे हो जाएंगे, क्या नहीं पता। ठीक, उसी हिसाब से हम जो है हमने 10 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया। तो अब जैसे यहाँ पे हमने 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट के साथ एक 1500 ले लिया, तो 3000 स्क्वायर फीट हो गया, और यहाँ पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और 10 न्यूटन का फोर्स पे 10 न्यूटन का फोर्स और लगा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आदमी होगा कह देगा कि टोटल फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन का। ठीक है, ठीक है, यही कहेगा ना। लेकिन ये जवाब पूरी तरीके से सही नहीं है, इसमें एक कमी है, क्योंकि ये जो एडिशनल फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, इसका डायरेक्शन अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, ये 20 होगा या क्या होगा, ये हमको जो है
इसके डायरेक्शन से पता लगेगा। जब हम 10 न्यूटन में 10 न्यूटन जोड़ेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड फाइनल आएगा वो 0 से लेकर के 20 तक कुछ भी हो सकता है। 0 न्यूटन से लेकर के 20 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। डिपेंड ये करेगा कि ये जो दूसरा फोर्स 10 न्यूटन का लगाया गया है ये किस डायरेक्शन में लगाया गया है, या दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या है, ये डिसाइड करता है इसका रिजल्टेंट। और यहीं से कहानी होती है स्टार्ट। ठीक, अब मैं आपको ये किस तरीके से होता है 0 से 20 न्यूटन इसको हम बताते हैं। और यहां पे आता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहां पे आता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं आपको समझाता हूं इसको एडिशन करने पे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा था, देखिए प्लॉट चाहे आप इस डायरेक्शन में लें चाहे इस डायरेक्शन में लें, ठीक है, आपका एरिया जो आ रहा था वही 3000 आ रहा था। चाहे आप उधर ले लें चाहे इसके चारों तरफ इस तरीके से ले लेते, एरिया वही रह रहा था। और यही डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में। तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो वेक्टर को हम किस तरीके से पहले रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता हूं, उसके बाद मैं आपको लॉ बताऊंगा। ठीक, और उसका ठीक देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। सपोज करिए कोई वेक्टर है ए, इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक ए इसका मैग्नीट्यूड बताता है और ऊपर से डायरेक्शन बताता है कि हाँ इसका ये डायरेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ए से, इस तरीके से हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। दूसरी चीज फिगर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड बताते हैं इसकी लेंथ और ये एरो बताता है इसका डायरेक्शन। ठीक, अब मैंने आपको बता रहा हूं कि यदि किसी बॉडी पर हमारा एक से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं, सपोज करिए एक बॉडी है, ठीक, सपोज करिए एक ये बॉडी रखी हुई है इस तरीके से है, इसके ऊपर कई फोर्स लग रहे हैं, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, ये किधर लग रहा है, कैसे लग रहा है, कई फोर्स लग रहे हैं। तो क्या होगा, इन फोर्सों के कारण ये बॉडी किधर मूव करेगी उसका निकालने का एक तरीका है, वो दिखाता हूं मैं। इस ब्लॉक को हटा करके यहाँ पे मैं पॉइंट बना देता हूं, इस पॉइंट को आप देखिए। सपोज करिए एक फोर्स हमारा इधर लगा, दूसरा इधर लगा, तीसरा इधर लगा, चौथा इधर लगा, फिर इधर लगा, फिर इधर लगा और फिर इधर लग गया। इस तरीके से हमारे फोर्सेस जो है लग रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 फोर्सेस हमारे किसी बॉडी पे लग रहे हैं। अब ये फाइनली बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का जो तरीका होता है वो क्या है, देखिए सबसे पहले हम फोर्स नंबर 1 लेते हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, फोर्स नंबर 2 लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे गया है। फिर फोर्स नंबर 3 लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे गया है। ठीक है, फिर फोर्स नंबर 4 लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे गया है। फिर फोर्स नंबर 5 लेते हैं, देखिए वो इस डायरेक्शन में ऐसे आया है। फिर फोर्स नंबर 6 लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे आया है। फिर फोर्स नंबर 7 लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे आया है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, इसको साइज इतना नहीं रखना पड़ेगा, ये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक के टेल को दूसरे के हेड से मिलाते चले गए, तो फाइनल जो रिजल्ट आया हमारा वो ये आया। ठीक है, ये आया हमारा रिजल्ट ऑफ इतने ढेर सारे जो फोर्स थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 इस टाइप से हमारा रिजल्ट निकल के आया। ये हमारा रिजल्टेंट हुआ। अब इसमें एक खासियत हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने एक बिल्कुल रेगुलर जोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम इसको इरेगुलर भी जोड़ेंगे, कभी पहले भी कोई फोर्स लगा के बाद में दूसरा कर लेंगे तो भी यही आएगा। हम आपको दिखा देते हैं, बाकी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले इस बॉडी पे फोर्स लगा देते हैं, नंबर 6 वाला कोई भी लगा देना चाहिए। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 वाला फोर्स इधर है, लिखते जा रहे हैं। 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ना लगाए, चलिए 2 के बाद चलिए 1 लगा देते हैं। 2 के बाद हमने 1 लगा दिया ऐसे, 1 के बाद हम 3 लगा देते हैं। 3 हमारा लग गया इस तरीके से, 1 3। ठीक है, अब उसके बाद आया 4 इधर हमने लगा दिया, देखिए 4 इस डायरेक्शन में है। ठीक, 4 के बाद 5 इधर लग गया, देखिए 5 ही आ गया इस तरीके से।
फिर 5 के बाद आया 6, 5 के बाद हम 7 लगा देते हैं, 7 ऐसे आ गया, और 7 के बाद आया 6, 6 देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, देखिए आया इस तरीके से सारे हो गए ना। ये हमारा हो गया, 3 के बाद आया 4, और 4 के बाद आया 5, और 5 के बाद आया 7, और 7 के बाद आया 6। 1 2 3 4 5 6 7 सातों फोर्थ लग गए। अब देखिए इसका रिजल्टेंट जो हमारा निकलेगा वो देखिए, फिर से हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से फिर आ रहा है। ठीक, देखिए तो देखिए हम चाहे किसी को पहले जोड़ें किसी को बाद में जोड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्टेंट हमारा वही आएगा, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये इसकी खूबसूरती होती है वेक्टर की। आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए एक अपने मन से ऑर्डर बना लीजिएगा और फिर बनाइएगा इस तरीके से, देखिएगा फिर बार बार वही आ जाएगा। थोड़ा फिगर सही बनाएंगे तो एग्जैक्टली वैसा मिल जाएगा। ये इसकी खूबसूरती होती है वेक्टर की, एक में हो गए दूसरे को जोड़े, लेकिन फाइनली हमारा रिजल्टेंट वही मिला, उतना ही मैग्नीट्यूड मिला और उतना ही हमको मिला उसका डायरेक्शन, वही डायरेक्शन मिला। ठीक है, अब चलिए ये बात एक अलग हुई। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, उसके दो मेथड हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, सबसे पहले होता है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कौन सा होता है? पहला मेथड होता है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये होता है हमारा पहला मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वेक्टर के बीच का एंगल बड़ा मायने रखता है। सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम कहते हैं वेक्टर P, इसको हमने इस तरीके से बना दिया, और ये दूसरा वेक्टर है एंगल थीटा पे वेक्टर P। ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब जैसे जैसे थीटा बदलेगा इसका रिजल्टेंट बदलेगा। अब क्या होता है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं। तो देखिए इसका जो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आया, ठीक, थोड़ा लंबा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं, साइज में ही था। ठीक, ये हमारा इस तरीके से ये वेक्टर P हो गया। अब इसको ट्रायंगल मेथड में जोड़ने में क्या करेंगे कि ये जो दूसरा वेक्टर है इसको थीटा एंगल पे इसके हेड से जोड़ेंगे, मतलब Q वेक्टर के टेल को इसके हम हेड से जोड़ेंगे। तो ये हमारा आ गया Q वेक्टर इस तरीके से, और हमने इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, और ये जो एंगल है ये थीटा यहाँ लिखेंगे। ठीक, ये थीटा हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये होगा, ये यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, ये आएगा इसका रिजल्टेंट। देखिए ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, और ये आ गया रिजल्टेंट, और ये इसका आ गया डायरेक्शन, अल्फा मान लेते हैं इसको। तो चूंकि ट्रायंगल बनाने से दो वेक्टर जो कि थीटा एंगल पे है उनका हमको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है और डायरेक्शन मिल जा रहा है। इस वजह से इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हमको अपने माइंड के फ्रेम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि थीटा हम जब भी पढ़ते हैं, हर किताब में है, कोई भी टीचर बताता है ऐसे बताता है, ये थीटा वेरी करता है, 0 से लेके मोस्टली वेरी करता है 180 तक, होने को ये 180 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर वेरी, आपके सवाल जो आपके आएंगे एग्जाम में उसमें 180 तक वेरी करता है। और चूंकि हमारी आदत थीटा को ऐसे ही देखने की हो चुकी है, इसलिए जब वेरी करता है 120 हो जाता है, कभी कभी 90 हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। तो थीटा वेरी करेगा। देखिए अब जब थीटा वेरी करेगा तो इसी रूल को हम कैसे लगाएंगे। सपोज करिए ये वेक्टर हमारा P है ना, ये सपोज करिए वेक्टर हमारा P है इस तरीके से है, और एक वेक्टर यहाँ पे Q है इस तरीके से। यहाँ पे एंगल जो है वो हमारा थीटा की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं, तो फाई एंगल है, सपोज करते हैं
फाई एंगल है, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल था। ठीक है, अब हमारा यही ट्रायंगल, रूल ऑफ ट्रायंगल हम लगाएंगे इस पे। देखिए कैसे लगाएंगे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या क्यू लिख लेते हैं इस तरीके से, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक पी बनाया, सीधा बना दूंगा, लाइन सीधी नहीं खिंचती मेरे से। ठीक है, ये हमारा हो गया, देखिए पी। ठीक है, इसको हम बाकी आगे डॉट में बढ़ा देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, थीटा एंगल पे यहाँ पे अटैच किया था, दूसरे को यहाँ पे एंगल कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाई एंगल पे इसको अटैच करेंगे, ये ऐसे, समझ रहे हैं, फाई एंगल पे इसको अटैच करेंगे इस तरीके से। ये एंगल हमारा हो गया फाई। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब ऐसा नहीं होता कि यही ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, अब देखिए इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। इसलिए हर केस में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा रिजल्टेंट बन रहा है, ये हमको हर केस में देखना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आएगा रिलेटिव मोशन का चैप्टर, और रिलेटिव मोशन में दो चीज आती है, एक होता है रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम मोटरसाइकिल के साथ, साइकिल के साथ, और दूसरा आता है बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। उसमें यही चीज हमको कंफ्यूज करती है, सेम चीज, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज फीड हो जाती है, हम उसको दूसरे नजरिए से देखते नहीं है। देखिएगा, अगर आप इसको सही से कर लेंगे तो रिवर बोट की प्रॉब्लम और रेन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप करने लगोगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए, ये तो हुई बात एक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके कुछ आगे बढ़ाते हैं, इसको कैसे, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो सब चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसको मैं फिर से बना लेता हूं यहां पे। देखिए, ये एक हमारा है Q और ये है P और ये है थीटा, ये हमने बनाया था। इसमें हम ट्रायंगल रूल से इसका एडिशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, और थीटा इस तरीके से ये हो गया, और ये हो गया R। ये इसका डायरेक्शन है अल्फा, ये भी इधर बना था, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमें इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है कि आखिर रिजल्टेंट हमारा कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, ये रिजल्टेंट की ये हमारा मैग्नीट्यूड है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये P इसका मैग्नीट्यूड हो गया और Q इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इस तरीके से डालते हैं, और ये वाला जो है A B, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, A B C यहां लिख लेते हैं और D इस पॉइंट को मान लेते हैं। ये हमारा वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए, इतना पोर्शन जो है इसमें हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन से निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा Q cos थीटा और ये आ जाएगा Q sin थीटा। ये चीज हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए, R निकालने के लिए क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमने राइट एंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, AB डायरेक्ट, देखिए अब देखते हैं हम कि AB क्या है। तो AB हमारा क्या है, AB है हमारा AD प्लस DB, AD प्लस DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू कितनी है हमारी P, और DB कितना है हमारा Q cos थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस BC हमारा Q sin थीटा, इसका स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये AC हमारा है R स्क्वायर, किया गया। ठीक,
अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p q कॉस थीटा, ठीक है, 2p q प्लस थीटा, और ये वाला प्लस आ रहा है हमारा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए हम फिर इसको जो है फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2p q कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो गया 1 हमारा, तो q स्क्वायर प्लस 2p q कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ठीक, ये हमारा आ गया आर स्क्वायर। और उसके बाद यदि हम इसको निकालते हैं तो आर जो है वो आ गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा अंडर रूट, ये हमारा आएगा मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आया आर वेक्टर का जो कि पी और क्यू का रिजल्टेंट है, ठीक है, ये इसका आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, किताबों में भी लिखा है, सारे स्कूलों में भी पढ़ाया था, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल पे भी यही होगा, ठीक, तो इसको देख लीजिए। अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारा क्या है, डायरेक्शन इसका ये है, यानी अल्फा है, यहां से उसको निकालेंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं उसको। देखिए डायरेक्शन हमारा अल्फा है, तो हम यहां से क्या करते हैं, टेन अल्फा निकालते हैं, टेन अल्फा, टेन अल्फा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी, और बेस हमारा क्या है एबी, ठीक, बीसी डिवाइडेड बाई एबी हमारा क्या हो रहा है एडी प्लस डीबी, ये हो गया। तो बीसी हमारा क्या आ रहा है क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा आ रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अल्फा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा आ गया इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारा इसका आ गया एंगल, ठीक। तो बच्चों ये देखिए हमारा था ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन का, जिससे हम निकाल सकते थे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों हमने निकाल दिया। अब एक और मेथड होता है, वो भी मेथड सिमिलर ही होता है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और ठीक भी है, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वो मेथड भी आप देख लीजिए क्या होता है। मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये हुआ। ये केस उससे कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, सिर्फ इसका फिगर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर P है, उससे एक वेक्टर Q, यहाँ पे थीटा एंगल से हमारा इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, ये वेक्टर हमारा P है, इससे थीटा एंगल पे एक वेक्टर Q हमारे है, जिसका एडिशन हमें निकालना है पैरेललोग्राम मेथड से। तो क्या होता है, वो होता है कुछ नहीं, इसको हम पैरेललोग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं इस तरीके से, और ये हमारा आ जाता है ये, ठीक, इस तरीके से ये आ गया। और ये इसका रिजल्टेंट आएगा, ये इसका रिजल्टेंट हो गया पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। देखिए वो ट्रायंगल मेथड का सेम है, इसमें भी इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन इस तरीके से इसका डाल करके इसको A B C
डी मान करके ये थीटा एंगल हमारा हो गया। सेम मेथड से करते हैं तो फिर हमारा बाकी सब चीजें सेम रहती है, सिर्फ इसका फिगर बनने का तरीका अलग हो जाता है और वही चीज आती है, वही एंगल आता है और वही आता है हमारा, वही इसका रिजल्टेंट आएगा हमारा ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक, ये इस तरीके से आ गया और एंगल जो हमें आएगा tan अल्फा बराबर q साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, सेम आता है और कैलकुलेशन का भी मेथड वही यूज होता है, इसलिए मैं आपको दोबारा इसको दिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकंड चीज जो आती है, वो आती है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, मतलब एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को हम घटा रहे हैं। तो वो देखिए किस तरीके से करते हैं, फिर एक दो सवाल करवाएंगे। ठीक, सपोज करिए इसी में हमको क्या करना है कि हमको निकालना है p माइनस क्यू। ठीक, p माइनस क्यू हमें निकालना है यहाँ पे। तो p माइनस क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट माइनस क्यू का मतलब होता है कि क्यू का डायरेक्शन बदल गया, जस्ट अपोजिट हो गया उसका डायरेक्शन, किसका, क्यू का। तो सपोज करिए क्यू का माइनस डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऐसे आ जाएगा, ये देखिए ये हो गया हमारा माइनस क्यू। ठीक, ये हमारा माइनस क्यू हो गया। अब यदि इसको देखा जाए तो ये इसके बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा 180, ये एंगल पूरा 180 होगा, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक, तो हम करते क्या है, माइनस निकालने के लिए वेक्टर p में हम वेक्टर माइनस q ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और हमको यहां पे निकल जाता है p माइनस q। अब ऐड करने में क्या होगा कि हम वेक्टर p और वेक्टर माइनस q के बीच का एंगल देखेंगे, जो कि होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे वही रिजल्टेंट निकालने का हो जाएगा। रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, सिर्फ थीटा बदलेगा, 180 माइनस थीटा, ये आ गया। ये देखिए इस तरीके से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, क्योंकि हमारा कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया है इसका सिंपल सा जवाब। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो इसका डायरेक्शन भी हम निकाल देते हैं। तो डायरेक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्शन में हम यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड लगाते हैं, तो उस मेथड से क्या होगा, देखिए इस तरीके से हमने ये क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये देखिए इस तरीके से बन गया पैरेललोग्राम, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब जो है हम यहाँ पे जो चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम जो डायरेक्शन है वो हमको किस तरफ से निकालना है। डायरेक्शन सपोज करिए यहां से इसका आ रहा है अल्फा और यहां से आ रहा है बीटा। ठीक है, तो अगर हम इधर से निकालेंगे तो क्या होगा और उधर से निकालेंगे तो क्या होगा, हम सीधे आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। तो tan अल्फा जो होगा वो होगा हमारा Q साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस 180 माइनस थीटा, ये निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई, डबल थीटा लिख दिया मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई P माइनस Q कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, समझ गए। अब यदि हमें निकालना है tan बीटा, हम यहां पे लिख देते हैं ऊपर, नीचे जगह कम हो गई। अगर हम लिखते हैं tan बीटा, सपोज करिए हमको क्वेश्चन में यहां से पूछ दिया कि इधर से एंगल क्या होगा। ठीक, इधर से एंगल क्या होगा, तो वो आएगा हमारा P साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई Q प्लस
P cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा P sin थीटा डिवाइडेड बाई Q माइनस P cos थीटा, ये आ जाएगा। इस चीज को बहुत आप कायदे से देख लीजिए कि थीटा का एंगल कहीं से भी निकाला जा सकता है, इस डायरेक्शन में निकाला जा, मतलब रिजल्टेंट का एंगल कहीं से भी निकाला जा सकता है, इस डायरेक्शन से भी निकाला जा सकता है, इस डायरेक्शन से भी निकाला जा सकता है। अगर इस डायरेक्शन से निकालेंगे P वाले से तो हमारा ये आंसर होगा, और जब उधर से निकालेंगे तो ये होगा। इसके डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा और एनालिसिस करिएगा, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल करना बहुत जरूरी होता है। अब इसके सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, फिर इसके बाद सवाल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सवाल कर लेंगे। तो ये हमारी एक चीज हुई। अब वेक्टर के कुछ फॉर्म होते हैं, वो भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कुछ वेक्टर के स्पेशल नाम है, वो बता देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद सवाल लगाएंगे, क्योंकि सवाल में हर तरीके के वेक्टर के सवाल आने लगते हैं फिर। तो वेक्टर में देखिए, सबसे पहले एक होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर से पहले मैं आपको बताता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी हमने PQ के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो सपोज करिए PQ के फॉर्म में लिखा, इसलिए अभी इजी है, अभी और डिफरेंट फॉर्म आएंगे इसके, वो बता देता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेक्टर होता है हमारा, जैसे सपोज करिए कहीं लिखा है 5 न्यूटन फोर्स, इस टाइप से लिखा है हुआ, और ये फोर्स है तो किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा ऐसे, या वैसे कैसे भी लग रहा होगा। तो ये 5 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, समझ गया? ये है 5 इसका मैग्नीट्यूड है, और इसी को हमें लिखना पड़ता है। अब यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक। उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, जैसे कि हमने क्या पढ़ रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पढ़ रहा है, आराम से तबीयत से पढ़ा है, ठीक है। तो अब हमारा एक्सिस के फॉर्म में हमारा आता है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा जो है वेक्टर फॉर्म आता है। तो किस तरीके से उसको लिखते हैं, इसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसको बोलते हैं आई कैप, और इसको बोलते हैं जे कैप। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसको बोलते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो आता है 2i + 3j, इस टाइप का आता है। तो हमारा, और ये पॉइंट ए है, और इसको हम यहां से लिख देते हैं इस तरीके से। तो वेक्टर OA हमारा हो जाएगा 3i + 2j, ठीक है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा वेक्टर का इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन में इसका वेक्टर का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। इस केस में जब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसको क्या किया जाता है, इसका स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर का √, यानी जो कुछ भी आ जाए, इससे अभी हमसे कोई मतलब नहीं है, ये आ गया √30। इस टाइप से इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जब यही मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो वो वेक्टर हमारा कहलाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बात नंबर 1 हुई। अब इसमें होता है 3 डायमेंशनल। सपोज करिए इसमें एक और एक्सिस हमने जोड़ दी, जेड एक्सिस, इस तरीके से, इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं यहां से, ठीक है। यहां पे जेड एक्सिस ऐसे लग गई हमारी, और इस डायरेक्शन में जो होता है वो होता है के कैप, ठीक। इसको बोलते हैं के कैप, और उस कंडीशन में हमारा जो वेक्टर होता है वो वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे वेक्टर P = 3i + 2j + 2k, और एक वेक्टर दूसरा सपोज करिए Q हो गया 2i - j - 5k, इस तरीके से। इस टाइप के वेक्टर को ऐड करना बहुत आसान होता है, सिंपल से। सपोज करिए ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, वो है मल्टीप्लीकेशन। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उसको देखिएगा। तो इसको हमको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा P + Q, ये हो गया, क्या लिखेंगे, 2
जो हमारा था वो लिख लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं था। यहाँ क्यू कितना था हमारा 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2i माइनस j माइनस 5k, इसको हमने उठा के जोड़ दिया। और वो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, i से i जुड़ेगा तो 5i और हो गया प्लस j और हो गया माइनस 3k। ये हमारा आ गया p प्लस q का रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, यदि इसको घटाना हो तो इसी तरीके से हम इसको घटा देंगे। चलिए एक बार घटाने वाला भी कर देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। घटाने वाले देखिए कैसे होता है, p माइनस क्यू हमें निकालना है, p माइनस क्यू ये हमें इस तरीके से निकालना है। तो p की सबसे पहले वैल्यू रखेंगे जो कि है 3i प्लस 2j कैप प्लस 2k, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगाया हमने, यह लिखा 2i माइनस j और माइनस 5k, ये आ गया इस तरीके से। तो हमारा आ जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j और प्लस 5k, ये इस तरीके से आ गया। तो हो गया हमारा i प्लस 3j है और प्लस 7k, ये हमारा इसका सब्सट्रैक्ट आ गया p माइनस क्यू। ये आ गया p प्लस क्यू और ये आ गया p माइनस क्यू। अब सपोज करिए, ये गलत मैंने लिख दिया है, ऐसा नहीं होगा। अब सपोज करिए हमसे कोई कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, p माइनस क्यू बराबर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 49, ये आ गया, यानी कि रूट 59, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ये हमारा आ गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस क्यू, जहां से हमने लिया था। इसको मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं। सपोज करिए कोई वेक्टर a हमको दे रखा है axi प्लस b axi ayj और azk के फॉर्म में हमको कोई वेक्टर दे रखा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। नंबर 2 ये हो गया। अब यदि किसी वेक्टर को हमको यूनिट वेक्टर में बदलना तो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर में बदलना होता है तो उसको किया जाता है, जैसे एक वेक्टर हमको दे रखा है a, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आई जे के फॉर्म में हो सकता है, किसी और फॉर्म में हो सकता है, तो उसको इस तरीके से लिख दिया है। तो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वो होगा हमारा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा जो है हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक, इसको करने के लिए सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करिए ये वेक्टर बी हमारे पास है, इसको अप्लाई करेंगे 2i प्लस 2j और प्लस 2k, सपोज करिए इस तरीके से एक वेक्टर है। ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ बी, उसको ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, तो वो ये हो जाएगा हमारा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये हमारा हो गया। इसके नीचे लिख देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आ जाएगा ये 2i प्लस 2j प्लस 2k 4 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 12, ये आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। ये आ गया इस तरीके से। हमने यहाँ 2 ले लिया है, हो सकता है डिफरेंट वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, लेकिन फंडा वही लगाएंगे, बहुत आराम से हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया सवाल। अब देखिए कुछ और वेक्टर होते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसको हमें समझना भी चाहिए, अप्लाई भी करना आना चाहिए।
तभी हमसे आगे कुछ हो पाएगा। और वेक्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी फिजिक्स में यूज होता है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है फिजिक्स में, वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, कि जिसमें वेक्टर ना लगता हो। और वेक्टर जिसने समझ लिया, समझ लीजिए 50% फिजिक्स उसके कमांड में आ जाती है। वेक्टर को समझ लिया और वेक्टर को अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब मैंने पढ़ा था ना तो बहुत हल्के में पढ़ा था, अरे कुछ नहीं है, लाइन वाइन खींच देते हैं, ऐसे जोड़ जाड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत ही गंभीरता से इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। अब देखिए कुछ वेक्टर होते हैं, इसको मैं बता दूं आपको। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर का मतलब हुआ जैसे कि एक वेक्टर ये है, उसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर है, ये हो गया। फिर एक होता है कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर क्या होता है, जैसे एक लाइन खींची हुई है इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से यहाँ खींची हुई है। अब क्या हो रहा है उस लाइन में, उस लाइन में हो रहा है सपोज कि एक ही लाइन में वेक्टर इस तरीके से है और दूसरा एक वेक्टर यहाँ पे थोड़ी दूर पे इस तरीके से है, ये हो गया कोलीनियर, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये होता है एक। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जैसे कि एक वेक्टर इसके और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर कोई होता है, उसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। एक होता है हमारा जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर। उसमें क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है। कैसे भी हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो रहता है, उसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं, ठीक। इस टाइप से कुछ और वेक्टर होते हैं, उसको यूनिट वेक्टर तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं कुछ सवाल। बेटा पहला है कि दो वेक्टर है, उसका वेक्टर का एक का मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर ए एंड बी, उसका मैग्नीट्यूड है 2 और दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4। तो हमको क्या करना है, ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये पूछ रखा है, ये दे रखा है इसको। तो हाँ, और इसके बीच का एंगल है हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे ये चीज है। तो देखिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए माइनस बी का, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हमारा क्या होगा, देखिए वही फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ये आ गया। तो देखिए ये जो होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर, बी है हमारा 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा है 2 और ये है 4 और कॉस थीटा हो गया कॉस 60। इसमें हमने लगा दिया अंडर रूट इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 16, ठीक। 4 प्लस 16 माइनस ये हो गया 2 इंटू 8 इंटू 1/2, ठीक। ये 2 से 2 कट गया, इसका अंडर रूट, और ये हमारा आ गया 20 माइनस 8, और इस तरीके से इसका आ गया आंसर 12 मतलब 2√3। ये आ गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा फंडा लगता है इसमें, ये उस तरीके से ये हो जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देख लीजिए कायदे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कि दो वेक्टर हैं, दो फोर्स हैं, 8 न्यूटन का और 12 न्यूटन का, दो फोर्स हैं। एक है इस तरीके से 8 न्यूटन का और दूसरा है 12 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे लगे हुए। वेक्टर एडिशन का केस है लेकिन थोड़ा अलग से तरीके से है। तो क्या हुआ कि एक हमारे पास 8 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा 12 न्यूटन का फोर्स है, जो कि हमारा उसमें लगा हुआ है 120 डिग्री पे लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि किसी बॉडी पे सर तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो उन्होंने ये बात कही कि हम इसमें कितना जो है एडिशनल फोर्स लगाएं जिससे कि बॉडी रेस्ट में रहे, मूव ना करे। तो क्या होगा कि पैरेललोग्राम मेथड से क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट हमको इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा, ठीक है, और बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे हमारी चली जाएगी, ठीक। तो इस पे हम तीसरा फोर्स अगर यहां पे लगा दें जो कि इसके इक्वल हो,
तो हमारा क्या होगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो हमको करना क्या है कि इसका एडिशन निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि इतने न्यूटन का फोर्स यदि हम इस डायरेक्शन में लगा देंगे तो हमारा बॉडी कहीं नहीं जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको लगा करते हैं, तो हमारे क्या होगा कि इन दोनों का एडिशन निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले a को मान लेते हैं 8 न्यूटन और b को मान लेते हैं 12 न्यूटन, इस तरीके से कर लेते हैं। और जो हमें निकालना है रिजल्टेंट वो ये हो गया। तो इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि कॉस, हाँ कॉस थीटा ही लिख लीजिए, अभी वैल्यूज बाद में रखूंगा मैं, ये आ गया। तो a स्क्वायर हमारा कितना है, 8 न्यूटन प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू कॉस 120, ये हमारा आ गया आंसर। तो इसमें हो गया 64 प्लस 144 प्लस ये हमारा हो रहा है 16 और 12 96, 192 इंटू कॉस माइनस 1/2, 2 से कटेगा, ये जाएगा 96, ये हो गया अंडर रूट, इस तरीके से। तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, 64 प्लस 144 माइनस 96 अंडर रूट, और इसमें जो हम इसको जोड़ रहे हैं तो 64 प्लस 48 हो जा रहा है, और इसको जब करेंगे तो आ जा रहा है 210, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4√7 रिजल्टेंट की, यानी कि इस डायरेक्शन में जो इन दोनों का रिजल्टेंट मिल रहा है वो हमारा हो रहा है 4√7, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव ना करे, इसलिए इस डायरेक्शन में हम इतना ही फोर्स और लगा दे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए क्या है, इसमें दे रखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r, ये दे रखा है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, यानी कि पहले वाले फोर्स यानी 3p को डबल कर दिया जाता है तो उसका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, यानी कि वो 2r हो जाता है। तो उनके बीच का एंगल क्या है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एंगल जो है वो है थीटा, इसको हमें निकालना है। जो पहला फोर्स है वो है 3p, दूसरा फोर्स है 2p, उनका रिजल्टेंट है r। कंडीशन ये दे रखी है कि पहले फोर्स को डबल कर दिया जाता है, यानी कि 6p कर दिया जाता है, तो जो रिजल्टेंट है वो 2r हो जाता है। तो उस कंडीशन में इनके बीच का एंगल क्या है, एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा, तो है थीटा है, और उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ये कि इसमें से कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, r स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फोर्स, ठीक है। पहला फोर्स जो था हमारा वो क्या है 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 3p इंटू 2p, और इनके बीच का एंगल हो गया कॉस थीटा। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रहेगा 3p का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4 12p स्क्वायर प्लस और कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा आया r स्क्वायर, या हम r को इस तरीके से लिख लेते हैं 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, और ये आ गया हमारा ये, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं कि पहला फोर्स हमने डबल कर दिया तो रिजल्टेंट हमारा डबल हो रहा है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या हो रहा है वो चीज देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो
नया रिजल्टेंट जो हमारा आ रहा है वो हो रहा है 2r, यानी कि 2r का स्क्वायर बराबर ये हो गया 6p का होल स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 6p इंटू 2p और फिर आएगा cos थीटा, ये आ गया। तो क्या हुआ ये 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा बराबर 4r स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू जो कि यहाँ पे है इस तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करके, यहां से उठा करके इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए हम इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू यहां रख रहे हैं, तो 4 स्क्वायर हमारा क्या होगा 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, ये इस तरीके से आ गया। और ये आ जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा, ये आया हमारा सिंपल सी बात। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए तेरा चक्कू 52p स्क्वायर प्लस 48p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 36p स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 40, ये हो गया 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 12p स्क्वायर बराबर माइनस 24p स्क्वायर कॉस थीटा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी आई -1/2, यानी थीटा हो जाएगा हमारा 120, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से सवालों का ढंग से देख लीजिए। हाँ, तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर, ये 4 वेक्टर हमको दे रखे हैं अलग अलग तरीके से, इसमें से कौन सा वेक्टर हमको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, चारों का हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जिसमें 1 आ गया वो हमारा यूनिट वेक्टर करता है। तो देखिए पहला का क्या है i प्लस जे, तो i इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया √2, यानी कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कट गया। अब इसमें दूसरे वाले में क्या आया cos थीटा i माइनस साइन थीटा j, इसको हमने किया तो cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और ये होता है 1, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा पहला, ये सेकंड वाला यूनिट वेक्टर है। इसको भी देख लेते हैं, ये है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट निकालेंगे, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 नहीं है इसलिए बेकार, ये भी बेकार हो गया। अब लास्ट वाला है ये, तो इसमें क्या है i प्लस जे की 1/√3, तो इसको सही से लिखें तो i/√3 प्लस j/√3, ये आ गया। तो ये क्या हो रहा है 1/3 प्लस 1/3 का अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये क्या 2/3 का अंडर रूट, ये भी हमारा 1 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, यानी आंसर हमारा सिर्फ एक है, वो है बी। ठीक है, बंद करो बेटा। ये देखिए बच्चों, एक आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सिंपल क्वेश्चन लगाना हमें आता होगा तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2p एंड √2p सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज p√10, यानी हमको दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट दे रखा है, उसके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है r² = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल सपोज कर लिया थीटा है, और a हमने मान लिया कि 2p है, और b हमने मान लिया
p√2p है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट का है ये है हमारा p√10। ये सारे मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया है, ठीक। तो अब देखिए क्या करेगा, यहां पे लिख देंगे p√10 का स्क्वायर, √p10 का स्क्वायर बराबर a हमारा क्या है 2p का स्क्वायर प्लस ये है √2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू √2p इंटू कॉस थीटा। ये आ गया इस तरीके से। तो ये तुम्हारा आ गया 10p स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा। ये आया। तो इसको क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 10p स्क्वायर बराबर 6p स्क्वायर प्लस 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए हम p स्क्वायर को हम कर दे रहे हैं साफ। अब यहां से इसको करेंगे तो आ जाएगा 4√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ये आया, ठीक। इसको जब कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो कॉस थीटा आ गया हमारा 1/√2, यानी कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/4। ये हमारा हो गया इसके बीच का एंगल। हाँ, तो बच्चों देखिए मैंने आज शुरुआत करी है वेक्टर की। इसके मैंने अभी आपको बहुत ही सिंपल से और हल्के फुल्के क्वेश्चन कराए हैं। इसके क्वेश्चन और भी थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन इतने कठिन नहीं होते हैं जितना हम इसको सोच लेते हैं। तो अपने आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ही, और उसके बाद मैं बताऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, और कुछ यूनिट वेक्टर पे भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मैं आज का जो है वीडियो समाप्त कर रहा हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं, ठीक है। आइए वंशिका जी। हेलो, तो आज मेरे पापा ने आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। तुरंत आ जाएगा।